हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें 3D स्ट्रक्चर चेक करना है तो वो हम इससे चेक कर सकते हैं। भले ही वो प्रोटीन हो, डीएनए हो, आरएनए हो, या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, या फिर कोई इनऑर्गेनिक क्रिस्टल हो, इन सब के अगर हमें यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर्स चेक करने हैं तो उसके लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कर सकते हैं। अब ये जो टेक्निक है इसमें हम बेसिकली करते क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि हम इसमें एक्सरे ही क्यों यूज करते हैं। जब हमें किसी का 3D मॉलिक्यूल यूज करना है, चेक करना है, तो हम क्यों उसके लिए एक्सरे यूज करें, हम विजिबल रेस क्यों नहीं यूज करते। उसका रीजन बहुत बड़ा होता है वेवलेंथ के पीछे। अगर हम यहाँ पर विजिबल रेस की फॉर एग्जांपल वेवलेंथ देखें तो विजिबल रेस की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। वहीं अगर हम यहाँ पर किसी भी एटम्स के बीच में, अगर हम नॉर्मली किसी भी एटम के बीच में डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस होता है 1 से लेकर 3 एंगस्ट्रॉन का, या फिर हम उस डिस्टेंस को यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 0.1 नैनोमीटर से लेकर 0.3 नैनोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है दो एटम्स के बीच में। अगर हम यहाँ पे विजिबल लाइट यूज करते हैं तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम एटॉमिक स्केल पे नहीं आ रहा है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। अब हम यहाँ पर एक्सरे को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक्सरे में जो टिपिकल वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉन की होती है, या फिर हम कह सकते हैं 0.1 नैनोमीटर की होती है, जो कि यहाँ पर काफी हद तक सेम स्केल पे है, सेम ऑर्डर पे है विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली एक्सरे को यूज कर रहे हैं, किसी और लाइट को यूज करने की जगह हम बेसिकली यहाँ पर इसलिए एक्सरेज को यूज करते हैं क्योंकि वो जो है काफी हद तक सेम ऑर्डर पे होती है एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। क्योंकि हमें पता है कोई भी स्ट्रक्चर एटम से बना होता है, तो हमें यहाँ पर एटम्स के बारे में अच्छे से देखना है, तो इसके लिए हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में एक्सरे को यूज करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एक्सरेस करती क्या है, ऐसा एग्जैक्टली एक्सरेस करती क्या है कि हम इसे यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक एटम है, हमें पता है कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्सरे को इनकमिंग एक्सरे, हम किसी भी एटम के ऊपर एक्सरे जब हम डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, कहने का मतलब है कि एक्सरे इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, तो यहाँ पर जब एक्सरे की इलेक्ट्रिक फील्ड के टच में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ऑसिलेट करने लग जाएगा। और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली एक्सरेज को स्कैटर कर देगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो है एक्सरे को स्कैटर कर दिया इस कंडीशन में। अब ये जो स्कैटर्ड वेव्स हैं ये यहाँ पर बेसिकली हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देगी। हमारा जो कंप्यूटर होगा उसमें हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न्स दिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज होती है। कोई भी एक्सरे या कोई भी अगर हम किसी भी रेस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सरे की वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाकर इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं, क्योंकि वो भी चार्ज पार्टिकल्स, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन में फिर ये जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यहाँ पर एमिट करवा रहे हैं। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पे स्कैटर हो रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में हमें समझ में आ गया कि एक्सरे जो है वो एटम में स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। अब अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर एक और चीज आती है दोस्तों कि कभी भी अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करें तो वो इस वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो होता है क्रस्ट और एक होता है थ्रो। जो यहाँ पर क्रस्ट है और थ्रो है, वो किसी भी वेव में क्रस्ट और थ्रो प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेव्स हैं, दो वेव्स के जो सेम क्रस्ट है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और थ्रो जो है वो थ्रो से मिल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों लाइन में हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों वेव जो है, इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो गए और इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना दिया। वहीं उल्टा होगा, आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है कि जब एक वेव का क्रस्ट
जस्ट दूसरे वेव के थ्रो के साथ यहाँ पर मीट कर रहा है, तो इस कंडीशन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है और इस कंडीशन में जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे को ऐड करने की जगह उल्टा कैंसिल कर रहा है। और इस केस में आपको जो यहाँ पर स्पॉट दिखेगा वो बहुत डार्क स्पॉट दिखेगा, या फिर कोई स्पॉट ही नहीं दिखेगा अच्छे से, जो आपका कंप्यूटर है उसके ऊपर कोई आपको स्पॉट नहीं दिखेगा, और इसमें बहुत अच्छा ब्राइट डिफ्रेक्शन स्पॉट दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जब एटम से वेव्स निकल रही हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर वो डिस्ट्रक्टिव है, उसके बेसिस पे आपको डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखने वाला है आपकी स्क्रीन पे। अब ये चीज डिसाइड किस बेसिस पे होती है, आइए हम इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास जितने भी यहाँ पर प्रोटीन है या फिर डीएनए, उनको आपने इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म पे रखा है और फिर आपने यहाँ पर एक्सरे जो है उनके ऊपर डाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक डिफ्रेक्शन पैटर्न आ रहा है। ये जो क्रिस्टल फॉर्म है, इसका बेसिकली क्या मतलब है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। पहले हम उसी टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि मैंने आपको कहा कि हमने उसे या तो क्या आ सकता है, या तो सेम पाथ पे आ सकता है या फिर डिफरेंट पाथ पे आ सकता है। अब सेम पाथ पे या डिफरेंट पाथ पे आने का मतलब क्या है, हम इस चीज को अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसमें एटम्स हम इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरीके से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा कि इस तरीके से मेरे पास जो है एटम्स प्रेजेंट है, इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट है। मैं बोल सकती हूँ कि ये एटम एक प्लेन में और ये एटम जो है वो दूसरे प्लेन में। अब ये जो प्लेन है वो मैं इमेजिन कर रही हूं, लेकिन ये जो एटम्स होंगे वो तो यहाँ पर क्रिस्टल पे इस तरीके से अरेंज होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे। अब इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे कहा कि जो लाइट है वो हिट करेगी दो एडजेसेंट क्रिस्टल्स को, क्रिस्टल प्लेन को। फॉर एग्जांपल इस क्रिस्टल प्लेन को की हिट और इस क्रिस्टल प्लेन को हिट की, दो क्रिस्टल प्लेन्स को यहाँ पर लाइट ने जो है यहाँ पर हिट किया। अब इस कंडीशन में यहाँ पर जो एक लाइट थी यहाँ से आ रही थी, उसने इस प्लेन को हिट किया और ये यहाँ पर स्कैटर हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से आई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो दूसरी लाइट है जिसको यहाँ पर हिट करना है लोअर प्लेन को, तो उस कंडीशन में इसे और डीपर जाना पड़ेगा। और इस कंडीशन में अगर ये स्कैटर होगी तो भी तो नीचे से स्कैटर होगी ना, क्योंकि ये नीचे तक आई है तो इसे और ज्यादा स्कैटर होना पड़ेगा, तो इसको ज्यादा पाथ ट्रैवल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इट हैज टू ट्रैवल मोर पाथ एज कंपेयर टू द अबव वन। अब ये दोनों की दोनों लाइट्स एक दूसरे से पैरेलल आ रही थी, लेकिन उस कंडीशन में जो पहली वाली बीम ऑफ लाइट है उसने ऊपर वाले प्लेन को हिट किया और दूसरी वाली जो बीम ऑफ लाइट है उसने नीचे वाले प्लेन को हिट किया। हिट करने के बाद वंस अगेन ये यहाँ पर क्या होंगी, ये यहाँ पर डिफ्रेक्ट होंगी, यहाँ पे स्कैटर होंगी। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें, जो ऊपर वाली प्लेन लाइट थी, जो ऊपर वाली लाइट थी वो स्कैटर हुई है, उसको तुरंत वो स्कैटर हो गई, लेकिन दूसरी वाली जो है उसे वंस अगेन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कंसिडर किया था कि दो एटम्स के बीच में डी का डिस्टेंस है, तो उसे यहाँ पर डी के डिस्टेंस में ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। पहली बात उसे इतना डी आना पड़ा था और फिर उतना ही उसे वापस से ट्रैवल करना पड़ा। तो इस कंडीशन में अगर आप यहां पर देखोगे तो दोनों जो वेव्स है उनके डिस्टेंस में डिफरेंस है, उनके पाथ में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ है, अगर हम इसको चेक करें तो ये कितना है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्यों यहां पर मैंने दो बार लिया है, क्योंकि लिए पहली बार एक तो लाइट यहां से आई तो उसके लिए उसने इतना ज्यादा ट्रैवल किया, उसने ये डी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया। फिर ये लाइट यहां से गई तो उसके लिए भी उसने ये डी डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, तो इसका एक्स्ट्रा पाथ इतना हो गया। और ये जो थीटा एंगल है वो यहाँ पर बेसिकली हमें बता रहा है साइन थीटा। तो इसलिए यहां पर ये जो एक्स्ट्रा पाथ ये वाली लाइट ट्रैवल कर रही है इसको हम यहां पर बोल रहे हैं 2d साइन थीटा, इसको यहां पे बता रहा है। अब इस केस में अगर हम यहां पर देखें तो ये जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव है वो किस तरीके से बनेगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स विल बी कंस्ट्रक्टिव एंड हाउ एग्जैक्टली थिंग्स विल बी डीकंस्ट्रक्टिव। इस केस में अगर हम यहां पे समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो वेव्स हैं, दो वेव्स जो हैं वो यहाँ पर सेम वेवलेंथ के डिफरेंस पे ट्रैवल करती है। कहने का यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि दोनों के बीच में 1 nm का डिस्टेंस है, दोनों यहाँ पर जो एटम्स हैं उनके बीच में 1 nm का डिस्टेंस है, तो इस केस में अगर यहाँ पर जो ये सेकेंड वेव है वो एग्जैक्टली 1 mm का मल्टीप्लीकेशन ट्रैवल करती है, यानी कि इस केस में हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा ट्रैवल करें या 3 लैम्डा ट्रैवल करें या 4 लैम्डा ट्रैवल करें या 5 लैम्डा ट्रैवल करें, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेवलेंथ अगर वो ट्रैवल करती है
तो इन सभी केसेस में भले ही यहां पर ये दोनों डिफरेंट पाथ पे जा रही है दोस्तों, लेकिन फाइनली ये दोनों कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एम्पलीट्यूड को ऐड कर देगी, एडिटिव कर देगी, तो जिसकी वजह से हमें कंस्ट्रक्टिव सिग्नल मिल जाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में अगर हम यहां पर देखें, डिस्ट्रक्टिव में क्या डिफरेंस होता है कि यहां पर ये जो वेवलेंथ है उसका मल्टीप्लीकेशन इसने ट्रैवल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में ये जो सेकेंड वाली वेव है इसने यहाँ पर हाफ लैम्डा ही ट्रैवल किया। अगर ये हाफ लैम्डा ट्रैवल करेगी दोस्तों तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि उसने हाफ लैम्डा ही ट्रैवल किया है, तो इस कंडीशन में इसका क्रस्ट इसके थ्रो के साथ आएगा। तो ये दोनों यहां पर किस में चली जाएगी, ये दोनों यहां पर डिस्ट्रक्टिव में चली जाएगी, और इस कंडीशन में आपको यहां पर ये जो एडिटिव था वो नहीं दिखेगा, यहां पर कैंसल आउट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, जिसकी वजह से हमें बहुत वीक या फिर डिफ्रैक्शन स्पॉट मिलेगा नहीं। तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, क्योंकि एक क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं और हर एक एटम्स के लिए जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी और डीपर डीपर डीपर। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर दो एटम्स में लाइट जो है वो सेम यहाँ पर पाथ पे रहती है, यानी कि वो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों फॉर एग्जांपल 1 nm एक्स्ट्रा जाती है, 2 nm एक्स्ट्रा जाती है, फिर 3 nm एक्स्ट्रा जाती है, तो इस कंडीशन में क्रस्ट क्रस्ट के साथ ही रहेगा और यहाँ पर ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे के साथ एडिटिव हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर ये दोनों सेम उस पे नहीं रहते हैं, सेम वेवलेंथ पे नहीं रहते हैं, सेम वेवलेंथ के डिफरेंस पे नहीं रहते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये आउट ऑफ फेज चले जाएंगे, और इसी चीज को यहां पर ब्रैग्स लॉ बताता है। ब्रैग्स लॉ यहां पर क्या बताता है, ब्रैग्स लॉ बताता है गिव्स द एंगल एट विच एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम पैरेलल क्रिस्टल प्लेन रीइंफोर्स ईच अदर, कि कब वो यहां पर एक दूसरे के साथ रीइंफोर्स हो चुकी है, हो सकती है किस एंगल पे हो सकती है। अब ये जो एंगल है वो जितना ज्यादा 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 होता जाएगा उतनी ही चीजें जो है वो आउट ऑफ द प्लेन होती रहेगी, उतना ही जो डिस्टेंस है वो लाइट को और ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम यहां पर देखें एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, एन लैम्डा यहाँ पर हमें क्या बताता है, डिफ्रैक्शन ऑर्डर के बारे में बताता है कि यहाँ पर कितना डिफ्रैक्शन ऑर्डर, हाफ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बारे में ये बेसिकली बताता है। तो ब्रैग्स लॉ लिंक्स ईच डिफ्रैक्शन एंगल टू स्पेसिंग बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन, कि ये जो क्रिस्टल प्लेन है इनके बीच की जो स्पेसिंग है इसे इस डिफ्रैक्शन एंगल के साथ यहाँ पर ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो कितना डिफ्रैक्शन एंगल होना चाहिए जिसपे यहाँ पर ये दोनों जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडिटिव होके हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे सके, इसके बारे में बेसिकली ब्रैग्स लॉ बताता है। तो ब्रैग्स लॉ इस तरीके से हमें यहाँ पर हेल्प करता है। तो ब्रैग्स लॉ एक ऐसा एंगल बताता है एट विच एक्सरे स्कैटर्ड जो होगी वो रीइंफोर्स हो सकती है इस एक दूसरे से, इस चीज को हम यहाँ पर बेसिकली कहते हैं ब्रैग्स लॉ। वंस अगेन अगर हम यहाँ पर दोस्तों क्रिस्टल पे चले जाएं तो हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, क्रिस्टल बना रखा है। अब इस केस में जो हम क्रिस्टल बना रहे हैं इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर जो भी एटम्स है वो एक दूसरे के साथ अगर रैंडमली अरेंज्ड होंगे, इस तरीके से अगर कोई भी मॉलिक्यूल में एटम्स एक दूसरे से रैंडमली अरेंज्ड होंगे, तो इस कंडीशन में जितनी भी स्कैटरिंग होगी ना वो रैंडम डायरेक्शंस में होगी, तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगी इस चीज को इंटरप्रिटेट करने के लिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारे क्रिस्टल्स को बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में रखते हैं, इस तरीके से हमारे जितने भी एटम्स हैं इन्हें ऑर्डर्ड फॉर्म में रखते हैं, जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग होगी वो ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है और हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफ्रैक्शन स्पॉट्स मिल सकते हैं। इस कंडीशन में हम यहाँ पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये प्लेन 1 है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन 2 है, फॉर एग्जांपल ये प्लेन 3 है, इस तरीके से हम डिफरेंट प्लेन मान लेते हैं, जिसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर जो लाइट है पैरेलल लाइट्स आके हिट करेगी इस तरीके से और फिर यहाँ पर डिफ्रेक्ट बैक होगी। अब ये अगर यहाँ पर वंस अगेन अगर लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन है तो इस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव आएगा, अगर वो नहीं है तो डीकंस्ट्रक्टिव यहाँ पर हमें डिफ्रेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अब जो हमारा डिटेक्टर है वो बेसिकली क्या चेक करेगा, डिटेक्टर जो है दोस्तों वो यहाँ पर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है चेक करने के लिए इंटेंसिटी को। जो डिटेक्टर है वो यहाँ पर क्या चेक करता है, डिटेक्टर जो है वो यहाँ पर इंटेंसिटी को चेक करने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा।
एट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे वो क्या करता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे वो यहाँ पर इंटेंसिटी चेक करता रहेगा। अगर इस केस में फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है तो हायर इंटेंसिटी होगी, तो हमें बहुत अच्छा स्पॉट दिखेगा। वहीं अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो हमें हो सकता है कि कोई स्पॉट ही ना मिले या फिर बहुत लाइट स्पॉट मिले। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, स्कैटर्ड एक्सरे इंटरफेयर विद ईच अदर एट स्पेसिफिक एंगल्स, दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली प्रोड्यूसिंग अ डिफ्रेक्शन स्पॉट। इस तरीके से डिफ्रेक्शन स्पॉट आएगा। आप देख सकते हो ये इंसिडेंट लाइट थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से लाइट को स्कैटर कर दिया। द इंटेंसिटी ऑफ ईच स्पॉट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एक्सरे स्कैटरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। कि जो स्पॉट है उसकी इंटेंसिटी किससे रिलेटेड होगी, कि कितने एक्सरे स्कैटर हुई थी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन से। स्पॉट इंटेंसिटीज आर रिकॉर्डेड एंड यूज्ड टू कैलकुलेट स्ट्रक्चरल फैक्टर्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर इस डेटा को यूज करके जो है हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर ये टेक्निक जो है चलती है, इस तरीके से यहाँ पर ये किया जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को। जैसे कि अगर हम इस कंडीशन में देखें तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो ऊपर कि जो हमारे पास एक्सरे डिफ्रेक्शन से यहाँ पर दिखाए गए हैं फॉर्म्स, जिसमें फॉर्म 1 जो है वो बेसिकली BDNA का होता है जो कि मोर हाइड्रेटेड होता है, और फॉर्म 2 जो है वो ADNA का होता है जो BDNA के कंपैरेटिवली लेस हाइड्रेटेड होता है और मोर कॉम्पैक्ट होता है। तो आप इस कंडीशन में यहाँ पर इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को देख भी सकते हो। ए जो DNA है वो लेस वाटर हेल्ड करता है, BDNA मोर वाटर हेल्ड करता है, जिसकी वजह से BDNA जो होता है वो स्ट्रेच आउट हो जाता है। और ये जो फर्स्ट एक्सरे इमेज थी DNA की जो कि विल्किंस एंड गॉसलिंग के द्वारा आई थी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डायग्राम रहता है। अगर हम यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को बाकी टेक्निक जैसे कि NMR या फिर क्रो-EM से कंपेयर करें, जो भी 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो एक्सरे में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यूज करते हैं। हाइड्रोजन विजुअलाइजेशन इसमें डिफिकल्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें जो लाइट इंटेंसिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। अगर हम इस कंडीशन में देखें, इसमें हम क्रिस्टल देखते हैं, इसमें हम मैनी प्रोटीन्स को देख सकते हैं और इसमें क्रिस्टल रिक्वायरमेंट होती है। वहीं NMR और जो क्रायो-EM है वो दोनों थोड़ी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अगर हम यहाँ पर देख सकें तो आप ये पूरी की पूरी जो टेक्निक है इसे देख सकते हो। इसमें हमने एक्सरे को यूज किया जिसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, टिपिकल वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। अगर हम यहाँ पर देखें जो एक्सरेज होती हैं उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है लेकिन एनर्जी बहुत हाई होती है। एक्सरे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर एक्सरे को स्कैटर किया जाता है, और उसके बाद जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं वो हम यहाँ पर चेक करते हैं डिफ्रेक्टेड एक्सरे के बेसिस पे हम यहाँ पर चीजों को चेक करते हैं। तो इन दिस वे दिस टेक्निक इज यूज्ड। अगर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख ले, जैसे कि यहाँ पे TIFR में पूछा था, व्हेन परफॉर्मिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टू डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर द स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज फ्रॉम प्रोटीन क्रिस्टल इज प्राइमरी ड्यू टू, किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों, क्योंकि एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती है, एक्सरे की इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन विथ 100 रेसिड्यूज वाज डिटरमाइंड बाय एक्सरे एनालिसिस एट एटॉमिक resolution in NMR spectroscopy. The following observations are possible. The dihedral angles determined from the X-ray structure in NMR will be identical. The dihedral angle determined from X-ray structure will be more accurate. Beta turns can be determined only by NMR. Beta sheets can be more accurately determined by the X-ray structure. तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो दोस्तों, बीटा शीट जो होता है वो हम बहुत एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सरे से, और उसी के साथ साथ तो डाईहेड्रल एंगल्स होते हैं जो हम रामाचंद्रन प्लॉट में यूज करते हैं, जो हमें यहाँ पर बेसिकली बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी बॉन्ड है तो वो कितना रोटेशन शो कर रहा है, ये हमें बेसिकली डाईहेड्रल एंगल बताते हैं। तो इस कंडीशन में ये भी हम एक्सरे से बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिमिलरली CSI नेट का एक और PYQ है जिसमें हमें यहाँ पर एक्सरे से रिलेटेड हमें 2 पैटर्न दिखाए हुए हैं।
तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों, तो इसमें जो फॉर्म ए है, वो फॉर्म फर्स्ट है, वो बेसिकली किसका है? वो बेसिकली बी डीएनए का है, जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है और इसमें हर न्यूक्लियोटाइड के बीच में 10 बेस पेयर का डिस्टेंस होता है। वहीं जो ये फॉर्म 2 है, वो ए डीएनए का है, जो लेस हाइड्रेटेड होता है और इस कंडीशन में 11.6 बेस पेयर पर टर्न पे होते हैं। तो सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ए स्टेट में ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज आर यूज टू डिटरमाइन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सी टेक्निक्स हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखने के लिए कर सकते हैं? तो क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ए, सी और डी तीनों ऑप्शन जो होगा वो दोस्तों करेक्ट होगा। सो ये हमारी दोस्तों क्लास थी। अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे CSIR नेट या फिर गेट, IIT जैम्स, UET, गैट भी किसी की भी तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।